अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ZM व्लॉग्स। गाइज़ आज काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि बेनेली TNT 600i जो है इसका एक्सपर्ट रिव्यू मैं शूट करूं और आप लोगों के साथ अपनी थॉट्स शेयर करूं कि जो फेस अपलिफ्ट मॉडल है 2020 इसमें पिछले मॉडल से क्या चेंजेस की गई हैं और चलाने में एक एक्सपर्ट रिव्यू इसका क्या है। तो चलें विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपसे आपके कमेंट से मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें आप लोगों ने प्रीवियस मॉडल की जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए। तो मैंने वो सारे कमेंट्स जो हैं वो अपने पास नोट डाउन कर लिए और मैंने फिर इस जो फेस अपलिफ्ट मॉडल है उसको उस लिहाज से भी टेस्ट किया। तो चलें सबसे पहले उन इश्यूज़ की बात कर लेते हैं जो पिछले यानी कि प्रीवियस मॉडल में लोगों को आते थे। उसमें मुझे सबसे पहले जो काफ़ी लोगों ने इंडिया से कमेंट किया था कि जो प्री फेस यानी पुराना मॉडल है उसमें फ्यूल ओवरफ्लो का इशू आता था। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस न्यू मॉडल में फ्यूल ओवरफ्लो का तो कोई इशू नहीं है। 650 किलोमीटर मैंने इस बाइक को टोटल ड्रिवन किया है और फ्यूल ओवरफ्लो का कोई इशू नहीं है। मैंने जो पाकिस्तान के इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं बुराक ऑटोमोबाइल उनसे भी रब्ता किया था क्योंकि उन्होंने प्रीवियस मॉडल पाकिस्तान में सेल किया था। तो उनके जो प्रीवियस ओनर है उनसे भी बात हुई थी और उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि पाकिस्तान में उनको फ्यूल ओवरफ्लो का पिछले मॉडल में भी कोई इशू नहीं था। अलबत्ता लेकिन इंडिया में काफ़ी लोगों को फ्यूल ओवरफ्लो का इशू था। तो मे बी कि इंडिया में जो वेरिएंट आता था उसके अंदर कोई इशू हो या फिर आपके फ्यूल की अगर आप बाइक में जो फ्यूल है वो साफ़ नहीं डलवाते, उसमें कुछ गंद वगैरह अगर आपके फ्यूल में शामिल होता है तो उससे भी फ्यूल की कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो इसका ब्रीदर हॉस पाइप होता है या इसकी और चीज़ें होती हैं, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो उससे भी फ्यूल ओवरफ्लो होता है। आप इन चीज़ों को टेस्ट कर लीजिए। अगर आपकी बाइक में कोई फ्यूल ओवरफ्लो का इशू है तो एक दफ़ा अपनी फ्यूल की जितनी भी लाइंस है ब्रीदर हॉर्स पाइप और इसके अलावा जितनी भी फ्यूल लाइंस है सबको एक दफ़ा क्लीन करवा के चेक कर लें। जो न्यू मॉडल है उसके अंदर फ्यूल ओवरफ्लो का मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ। सेकेंड इशू जो प्रीवियस मॉडल में लोगों को आता था वो था उसकी हेडलाइट की थ्रो का। तो गाइज़ आप जानते हैं कि प्रीवियस मॉडल में हैलोजन बल्ब थे लेकिन इस मॉडल में LED बेस्ड हेडलाइट है। इसका जो लो बीम है वो प्रोजेक्शन बेस्ड LED है और जो हाई बीम है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड LED है। तो लो और हाई दोनों इकट्ठी भी ऑन होती हैं। कुछ हैवी बाइक्स होती हैं जिसमें लो जब हाई बीम पे हम शिफ्ट करते हैं तो लो ऑफ हो जाती है, लेकिन इसमें वो नहीं है, आप लो और हाई दोनों इकट्ठा भी चला सकते हैं। तो ओवरऑल इस बाइक की जो विजिबिलिटी है हेडलाइट की वो काफ़ी बेहतर है, पिछले मॉडल से बहुत बेहतर है। तीसरा इशू जो लोगों ने प्रीवियस मॉडल में फेस किया था वो था इसकी जो क्लच लीवर था वो लोगों को काफ़ी हार्ड महसूस होता था। तो गाइज़ जो न्यू मॉडल है इसमें स्लिपर क्लच यूज़ किया गया है तो उसकी वजह से जो इसका लीवर है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे ही बाइक स्टार्ट करके आप चलाना शुरू करेंगे, जैसे ही स्लिपर क्लच इंगेज होता है तो बहुत ही नरम हो जाता है आपका क्लच लीवर और आपकी कलाई पे बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता। आप इसको घंटों ड्राइव कर सकते हैं। आपकी अगर आप रश में भी फंसते हैं कहीं पे और बार बार क्लच आपको यूज़ करना पड़ता है तो उसमें भी बहुत ही आपकी कलाई जो है उस पर कोई फोर्स या कोई आपको पेन महसूस नहीं होगी। काफ़ी सॉफ्ट इसका क्लच लीवर है। फोर्थ इशू लोगों ने मुझसे इसकी फ्रंट ब्रेक के बारे में पूछा था कि कैसी है, क्योंकि प्रीवियस मॉडल में लोगों को फ्रंट ब्रेक जो है वो इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं लगती थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये न्यू मॉडल है इसके अंदर जो फ्रंट ब्रेक है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। उसमें जो मैंने फ़ील किया है क्योंकि इसका जो मास्टर सिलेंडर है फ्रंट ब्रेक का वो तो मुझे प्रीवियस मॉडल जैसा ही लगा, सेम है। ब्रेक ऑयल की जो लाइंस हैं जो मास्टर सिलेंडर से ABS यूनिट तक जा रही हैं वो भी सेम है और इसके जो फ्रंट कैलिपर हैं वो भी सेम है। जो मेन इसका कंप्यूटर और पंप होता है जहाँ से मास्टर सिलेंडर से ऑयल ABS यूनिट में जाता है और फिर ABS यूनिट से कैलिपर में आता है। तो वो जो इसका जो ABS यूनिट है उसके अंदर डेफिनेटली इन्होंने कुछ चेंज किया है। ऑयल की जो थ्रो करने की या उसका जो प्रेशर बनाने की सलाहियत है वो शायद थोड़ी सी उन्होंने इन्हांस की है, जिसकी वजह से इसकी फ्रंट ब्रेक जो है वो पिछले मॉडल से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल लगती है। और बिकॉज ऑफ बोथ फ्रंट एंड रियर ब्रेक ABS हैं तो आपको एक अच्छी खासी ब्रेकिंग पावर मिल जाती है। और ब्रेकिंग पावर के लिहाज से
मुझे इस न्यू मॉडल में कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। इसके बाद लोगों को इस बाइक से रिलेटेड एक इशू आता था इसकी पिक का। लोगों को लगता था कि शायद जो 600 सीसी कैटेगरी के बावजूद इसकी पिक थोड़ी सी कम है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहली बात तो जो न्यू मॉडल है का स्लिपर क्लच और इसके इंजन में उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं और इसका टॉर्क थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। जो टॉर्क इंक्रीज़ किया है उसमें इसके फ्यूल मैप भी शामिल है। डेफिनेटली इस बाइक के जो फ्यूल मैप है, जो इसका कंप्यूटर था उसके अंदर फ्यूल मैप थोड़े से उन्होंने अपग्रेड किए हैं और इसकी बाइक की टॉर्क को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है। तो आपको इनिशियल फर्स्ट 3 गियर्स में बहुत अच्छी पिक मिलती है। जो फर्स्ट गियर मैंने इसका टेस्ट किया है वो तकरीबन 84 पे लॉक होता है, यानी कि रेव लिमिटर स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसको 80 तक फर्स्ट गियर को बड़े आराम से खींच सकते हैं। उसके बाद दूसरा गियर आप 120 तक लेकर जा सकते हैं और थर्ड को 152 तक या 150 तक आप इजीली लेकर जा सकते हैं। तो पहले 3 गियर इसके बहुत तेज़ हैं। 150 ये बहुत इजीली चला जाता है। मेरे ख्याल से ये बाइक 4 पॉइंट समथिंग सेकंड में 0 to 100 और फिर 0 to 150 जो है इसका तकरीबन 7 से 8 सेकंड में आप इजीली अचीव कर सकते हैं इस बाइक के ऊपर। टॉप स्पीड जो है मैंने इस बाइक पे अभी टेस्ट नहीं की, इसको मैंने पूरा इसकी लिमिट्स तक नहीं भगाया क्योंकि अभी भी बाइक रनिंग में है मेरी। और लेकिन आई एम श्योर कि ये आपको 210 से 220 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इजीली देगी। दूसरी बात, जो लोगों को लगता है कि बीइंग 600 इसकी जो ओवरऑल पिक है वो कम है, तो लोग जो हैं वो इसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट फेयरिंग वाली बाइक से। वो ट्रैक इंस्पायर्ड फेयरिंग बाइक्स होती हैं। उनका जो इंजन है वो 14,000 से 16,000 आरपीएम तक जाने की सलाहियत रखता है, मतलब कि हाई आरपीएम वाले इंजन्स होते हैं और यही वजह है कि वो हीट भी ज़्यादा जनरेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रैक फेयरिंग बाइक्स। जो नेकेड बाइक है उनका इंजन जो है वो हाई आरपीएम वाला नहीं होता, 12,000 से 13,000 आरपीएम वाले इंजन होते हैं। आप जितनी मर्जी जिस मर्जी कंपनी की नेकेड बाइक्स उठा लें, 12,000 मैक्सिमम 13,000 तक उनके आरपीएम होते हैं। यही वजह है कि वो हीट भी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती और उनका ट्रैक बाइक के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रैक बाइक से बहुत ही लेस पावरफुल होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ड्रैग रेस करेंगे तो डेफिनेटली वो बाइक विन कर जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फासले से विन नहीं करती। मैंने जो इसके साथ 1-2 ड्रैग रेस की थी उनमें कोई इतना फासला नहीं आया था, इतना गैप नहीं आया था। इस बाइक की ओवरऑल पिक बहुत ज़्यादा है। अगर आप नेकेड बाइक के साथ 600 सीसी कैटेगरी की किसी भी नेकेड बाइक के साथ इसको भगा लें, आई एम डैम श्योर बेनेली 600 ईजिली विन कर जाएगा। उसकी एक वजह यह भी है कि जितनी भी 600 सीसी कैटेगरी की नेकेड बाइक्स हैं, मैं फिर बोलूँगा नेकेड बाइक्स 600 सीसी कैटेगरी की हैं, वो ज़्यादातर डुअल सिलेंडर हैं और 1 या 2 ही ऐसी बाइक हैं जो 600 सीसी नेकेड बाइक में 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं और बेनेली 600 उनमें से एक है। तो इस बाइक का साउंड, इस बाइक की पिक और इस बाइक की टॉप स्पीड बाकी 600 सीसी नेकेड बाइक के मुकाबले में अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस की कि चलने में कैसी है, इसकी हैंडलिंग, मनूवरिंग, रोड ग्रिप, जो मेन चीज़ें हैं। हैंडलिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, इसका हैंडल बार जो है वो प्रीवियस मॉडल से थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि उन्होंने इसकी शायद थोड़ी सी लेंथ और हाइट में भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है, जो देखने में शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो आपको महसूस होता है। इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा सा बेहतर है और इस बाइक को जब आप चला रहे होते हैं तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं थकाती। इस बाइक में पिरेली के फ्रंट एंड रियर टायर यूज़ किए गए हैं जिनकी रोड ग्रिप बहुत ही अच्छी है और ABS ब्रेक होने की वजह से फ्रंट एंड रियर ABS ब्रेक प्लस पिरेली टायर्स आपको अच्छी रोड ग्रिप और बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर मिलती है। गाइज, एक मेरी तरफ से छोटी सी एडवाइस है आप लोगों को, आप 600 सीसी क्लास में जब जाते हैं 600 या उससे ऊपर, तो एडवाइस ये है कि प्लीज़ नॉन ABS बाइक मत लिया करें। उनकी स्टॉपिंग पावर ABS बाइक से कम होती है, वो ज़्यादा फासला लेती हैं स्टॉप होने के लिए ABS बाइक की निस्बत, प्लस स्किड करने का हमेशा उनके अंदर
एक डर बना रहता है और वो बाइक स्किड करती भी हैं, डिस्क लॉक होते हैं, जबकि जो ABS बाइक हैं उनमें डिस्क लॉक नहीं होते। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप जब भी बाइक लें तो नॉन ABS मत लें, ABS बाइक लें। और ABS बाइक की जो स्टॉपिंग पावर है वो बहुत अच्छी होती है और बाइक स्किड भी नहीं करता। अब आते हैं अपने वापस बेनेली के रिव्यू पे। हम बात कर रहे थे हैंडलिंग और मनूवरिंग की। तो बीइंग अ नेकेड बाइक, बीइंग अ हैंडल बार नॉट क्लिप ऑन और अच्छे Pirelli के टायर से आपको जो इसकी हैंडलिंग और इवन मनूवरिंग जो है वो बहुत ही ईजी, बहुत ही एफर्टलेस मिलती है। इजीली आप इसको मनूवर करते हैं। रश में तो ये ऐसे निकलता है जैसे आप किसी छोटे सेगमेंट की बाइक को निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं। स्ट्रीट, इस बाइक का नाम स्ट्रीट नेकेड रखा गया और ये बिल्कुल डिज़र्व करता है। मतलब शहर के अंदर जैसी मर्जी ट्रैफिक हो, आप इसको बहुत इजीली राइड करते हैं, घंटों राइड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा आप थकते नहीं हैं। पोजीशन जो है वो ओवरऑल आपकी तकरीबन आई थिंक 80% स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है और बहुत ही कम 20% आप लगा ले, आपको थोड़ा सा आगे लीन होना पड़ता है। दो चीज़ें मैं और इसमें ऐड ऑन करता जाऊँ कि क्योंकि ये बाइक नेकेड है तो आपको जो सामने से आने वाला एयर प्रेशर होता है वो ज़्यादा फील होता है। जितनी भी नेकेड बाइक है, चाहे वो कावासाकी की Z800 हो, 900 है, Z1000 है या कोई भी नेकेड बाइक हो, आपको फ्रंट से बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर आता है। और जैसे ही आप 150 क्रॉस करते हैं तो वो एयर प्रेशर जो है वो आपको अंदर से एक डराने वाली फील देता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाइक अनस्टेबल हो जाती है, नहीं, लेकिन आपको एक डर सा आता है। बाइक स्टेबल रहता है अलबत्ता, क्योंकि इसके फ्रंट पे ना ही विंड शील्ड लगी होती है, ना ही फेयरिंग है जो आपको सामने से आने वाली एयर काटे और राइडर को उससे बचाए, जिस तरह के फेयरिंग बाइक्स करती हैं। इसलिए नेकेड बाइक को थोड़ा सा वजनी बनाया जाता है। तो हर नेकेड बाइक जैसे ही 120 से 150 या उसके ऊपर क्रॉस करती है तो आपको जो आने वाला एयर है उसके प्रेशर से थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन अगर आप जिस तरह हैवी बाइक फेयरिंग बाइक चलाते हुए अपने आप को लीन डाउन कर लेते हैं, अगर आप अपने आप को इस बाइक के टैंक के साथ यानी उसके ऊपर लेटा लें तो वो एयर प्रेशर जो है वो तकरीबन 80 to 90% आप उससे बच जाते हैं, तो उसका आपको इशू नहीं आता। आपको जैसे कि पता है कि मैंने इसके अंदर स्टॉक एग्जॉस्ट रिमूव करके आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया है। तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जब हम इंस्टॉल करते हैं तो क्योंकि बाइक के अंदर से कैट जो है वो डिलीट हो जाती है, जो मेन कैट है, तो इसकी जो मिरर्स हैं उनके अंदर आपको हल्की सी बिल्कुल माइनर सी वाइब्रेशंस लो RPM पे, तीसरे चौथे RPM पे मिलती है, लेकिन उसके बाद वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है जैसे ही आप थर्ड RPM से ऊपर जाते हैं। लेकिन जो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट था उसके अंदर ये वाइब्रेशंस मुझे नहीं आती थी। तो अगर गाइज़ हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो मैंने इस फ्यूल एवरेज जो है वो नोट नहीं की, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इसमें फ्यूल डलवाता था और इन्जॉय करता था, तो फ्यूल एवरेज तो मैं नोट नहीं कर सका। लेकिन मुझे लगता है कि इस बाइक को 16 से 18 के दरमियान ये देती होगी। मैंने नोट नहीं की, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि शायद इतनी ये मुझे दे रही थी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और अपना प्यार दिखाइए और चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। बेनेली TNT 600i की शायद ये मेरी लास्ट वीडियो हो, क्योंकि बाइक जो है वो मैंने सेल आउट के लिए लगाई हुई है और पार्क व्हील्स पे आपको इसका ऐड मिल जाएगा। बाइक के अंदर मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ। सेल करने की वजह यह है कि मैंने अपग्रेड कर लिए 1000 cc पे, और 2 बाइक्स जो है वो मैं रखना नहीं चाह रहा था। अगर मेरे पास थोड़ी सी गुंजाइश होती और मैं थोड़े से पैसे और होते तो मैं इस बाइक को सेल मत करता, क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं। लेकिन क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं तो मुझे सेल करना पड़ रहा है। और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो उस 1000 cc के ऊपर करेंगे हम, और आपको उसके बारे में भी नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।